आपको घर में ये वेट नहीं करते रहना चाहिए कि हाँ 3 महीने पूरे होंगे हम तब जाएंगे इलाज के लिए, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो तब तक आप 3 महीने वेट करके आओगे, कोई बड़ी बात नहीं, बच्चा अंदर ग्रो ना करे या और कोई प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब देखा गया है भी ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸकी ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ डिलीवरी समय? क्योंकि अगर आप 9 महीने चेकअप के लिए नहीं जा रहे और आप सीधा 9वें महीने पूरे होने पर डॉक्टर के पास जाते हो और उस समय पर कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी हमें पता लगती है जिसमें कि हम वेट नहीं कर सकते, फिर हमें तुरंत जच्चा और बच्चा की सेफ्टी के लिए सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੁੱਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ MSM ਜਾਣੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू। सत श्री अकाल। मैडम, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ जी। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं डॉक्टर निधिका छाबड़ा MSM हॉस्पिटल दुगरी पिंड में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट पर लगी हुई हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए 1.5 साल हो गया है जी। मैडम, पहला मेरा सवाल यही है कि बेटियां ਨੂੰ जो पीरियड ਹੁੰਦੇ ਹਨ वो कितनी उम्र तो स्टार्ट ਹੁੰਦੇ ਹਨ? देखिए, लड़कियों को हम कहते हैं कि एवरेज उम्र आमतौर पर लगभग 12 से 14 साल की उम्र में डेट शुरू हो जानी चाहिए, महीनावारी आनी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन आजकल ये पाया जाता है बच्चों में, कभी कभी हम देखते हैं 10-11 साल की उम्र पर भी महीनावारी स्टार्ट हो जाती है जी जी। ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? जी, लड़कियों की ब्याह करने की उम्र जब तक 20 साल 21 साल को क्रॉस ना कर जाए, लड़कियों का शरीर पूरा तैयार नहीं होता आगे बच्चा धारण करने के लिए। तो मेरा मानना है कि मिनिमम एज मैरिज के समय कम से कम 21 साल तो होनी चाहिए जी। डॉक्टर साहब, एक ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ, ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, गर्भवती महिला में 9 महीने का समय काफ़ी लंबा समय है। किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस, चाहे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, चाहे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। प्रेगनेंसी जब शुरू होती है तब से लेकर 9वें महीने तक अनेक तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सबसे आम प्रॉब्लम तो हमारी इंडियन लेडीज़ में स्पेशली पिंडों की औरतों में जो पाई जाती है वो है अनीमिया की प्रॉब्लम। खून जब प्रेगनेंसी शुरू होने के साथ ही महिला का खून पूरा नहीं होएगा तो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस आगे और भी बढ़ जाती हैं। अनीमिया से लेके, जैसे हम कहते हैं कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी थोड़ी सी रिस्क में रहती है कि कभी बच्चे को खुराक पूरी नहीं मिल रही, अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ऐसे केसेस में। कुछ लेडीज को उल्टियों की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है कि 3 महीने से लेकर 6-7 महीने तक उल्टियां ही लगी रही हैं, खुराक पूरी नहीं जा रही, ना माँ को ना बच्चे को। बाकी अन्य प्रॉब्लम्स जैसे हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ सकती है, ब्लड शुगर बढ़े हुए होने की, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, वो प्रॉब्लम आ सकती है। एक थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बेल्ट में हम देखते हैं गर्भावस्था में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत आम तौर पर आगे आती है। तो अगर ये भी लाइलाज चली जाए या इसका जांच समय पर ना हो, थायराइड की प्रॉब्लम भी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, अनकंट्रोल्ड थायराइड की प्रॉब्लम जी। डॉक्टर साहब, एक औरत ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए, हम ये कहते हैं आमतौर पर अवेयरनेस भी जब हम क्रिएट करते हैं प्रेगनेंसी की आम जनता में, हम ये कहते हैं कि जैसे ही आपके दिन ऊपर हुए, जैसे ही महीनावारी मिस हुई, आपको उसी समय सबसे पहले चेकअप के लिए आना चाहिए। आपको घर में ये वेट नहीं करते रहना चाहिए कि हाँ 3 महीने पूरे होंगे हम तब जाएंगे इलाज के लिए,
क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो तब तक आप 3 महीने वेट करके आओगे, कोई बड़ी बात नहीं, बच्चा अंदर ग्रो ना करे या और कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहला चेकअप हम कहते हैं जैसे ही आपकी महीनावारी मिस हुई, पेशाब टेस्ट के लिए आओ। पहले 7 महीने तक, 7वें महीने तक प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि हर महीने एक चेकअप अनिवार्य है। 7वें महीने से 9वें महीने की शुरुआत तक हर 2 हफ्ते पर आपने चेकअप के लिए आना है, और एक बार 9वां महीना आपको जब लग जाता है, हर हफ्ते के हफ्ते आपको चेकअप के लिए आना चाहिए। डॉक्टर साहब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको क्या उसकी खुराक वगैरह केड़ी ठीक रहेगी? देखिए, खुराक ये डिपेंड करता है आप वेजिटेरियन है, मांस मच्छी खाते हैं कि नहीं, कि आप मांस मच्छी खाते हैं। अगर तो आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन डाइट में हम कहते हैं हरे पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग वाइट और नॉन वेज का सेवन जरूर करना चाहिए। घी का उपयोग कम करें। और दूसरी चीज जो आ जाती है हाई प्रोटीन डाइट जिसको हम कहते हैं। अब वेजिटेरियन डाइट में हाई प्रोटीन सोर्सेज आपके दाल हो गई, अंकुरित दालें हो गई, स्प्राउट्स जिसको हम कहते हैं, अंकुरित दालें खाइए, दाल सब्जी वैसे खानी चाहिए ताकि बच्चे की ग्रोथ और माँ का वेट गेन बराबर हो। फैटी फूड और ऑयली फूड लिमिट करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जी ਤੇ डॉक्टर साहब बाकी जो है भी गर्भवती औरत ਨੂੰ जो मॉर्निंग वॉक है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। गर्भवती में सवेर की सैर, मॉर्निंग वॉक, यस यस, सवेरे की सैर का तो बहुत ज्यादा लाभ है। आप चाहे गर्भावस्था में हैं चाहे नहीं है, गर्भवती महिला को तो हम जरूर कहते हैं कि हाँ, सुबह की अर्ली मॉर्निंग वॉक एक फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई जो बॉडी में उस समय पर जाती है वो पूरे रक्तचाप को नॉर्मल रखने में मदद करती है, तो वो तो बहुत ही आवश्यक है। जी एक डॉक्टर साहब देखा गया है भी ਜਿਹੜੀ गर्भवती औरत ਦਾ ਕੱਦ ਘੱਟ है, उसकी हाइट घट है ਜਾਂ मोटापा है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ तकलीफ आ सकती है डिलीवरी समय? ओके, जिन स्त्रियों का कद छोटा है, हम कट ऑफ वैल्यू कहते हैं कि 5 फुट से जिनका कद छोटा है, तो उनका क्योंकि हड्डियां भी उसी हिसाब से हैं तो कूल्हे की हड्डियां भी थोड़ी टाइट होती हैं, तो जिनका कद छोटा है उनमें बड़े ऑपरेशन जिसको हम सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो जिनका वजन जो थोड़ा ओबेसिटी की तरफ है, जो मोटापे की तरफ हैं, उनमें थोड़े और कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, एक शुगर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और गर्भावस्था में अगर जैसे 9 महीने पूरे हो गए और वजन बहुत ही ज़्यादा है, उन केसेस में भी कभी कभी सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब देखा गया है भी पिंड वाला कहते भी ऑपरेशन छोटा नॉर्मल, जो सीरीਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए, ऐसा है, सिजेरियन डिलीवरी के इंडिकेशंस बहुत सारे होते हैं, सिर्फ कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से सिजेरियन करना पड़ता है हमको। तो हम शुरू से ही कहते हैं कि आप डॉक्टर की निगरानी में बराबर चेकअप के लिए रहो। कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो समय पर मैनेज हो जाए, क्योंकि अगर आप 9 महीने चेकअप के लिए नहीं जा रहे और आप सीधा 9वें महीने पूरे होने पर डॉक्टर के पास जाते हो और उस समय पर कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी हमें पता लगती है जिसमें कि हम वेट नहीं कर सकते, फिर हमें तुरंत जच्चा और बच्चा की सेफ्टी के लिए सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है, अगर मजबूरी बन जाती है वो। तो अगर आप शुरू से ही बराबर चेकअप पर रह रहे हो, एक्टिव लाइफस्टाइल रख रहे हो, आपका वजन सब मेंटेन्ड है, आपके ब्लड खून की सभी जांच वगैरह सब कुछ करेक्ट है, तो सिजेरियन चांसेस डिलीवरी के कम हो जाते हैं और महिला को हम कहते हैं कि हाँ, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। एक सिजेरियन कीती लेडीज ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਕਰੇ ਜਾਂ कदों सामान्य काम कर सकती है? देखिए, सिजेरियन के बाद हम भारी काम के लिए 1.5 महीने के लिए मना करते हैं कि 1.5 महीना आपने भारी काम नहीं करना। अदरवाइज देखिए, आजकल सिजेरियन डिलीवरी भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, ये आपके एक्टिव लेवल, अगर आप एक्टिव हो तो आप 1 वीक में, 1 हफ्ते बाद ही नॉर्मल एक्टिविटी वाला काम कर सकते हो। भारी कामों के लिए हम 1.5 महीने के रेस्ट के लिए कहते हैं। डॉक्टर साहब अपने इस हस्पताल में जो सिजेरियन करते हैं आप उसकी सहूलत है? हाँ जी, हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी की भी सहूलियत है, सिजेरियन डिलीवरी की भी सहूलियत है और बाकी बड़े ऑपरेशन की भी सहूलियत है, जैसे बच्चेदानी रिमूव करना और दूरबीन से भी, दूरबीन सर्जरीज की भी, हाँ जी, लेप्रो जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, बच्चेदानी को लेप्रो से रिमूव करना, उसकी भी सहूलियत है। डॉक्टर साहब कई बार देखा गया प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की पेट में मौत हो जाती है, यस, कई बार मां नूं रिस्क हो जाता है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? देखिए, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। एक अनडायग्नोज्ड अनीमिया, आपने खून की जांच नहीं कराई, आप में खून घट है,
अनीमिया बहुत कॉमन कॉज है इंडिया में, भारतवर्ष में, बच्चे के अंदर ही पेट में मौत हो जाने का। एक डायबिटीज अगर आपको ना पता हो, क्योंकि शुगर आपके खून में कितना शुगर का वॉल्यूम मात्रा ज़्यादा है घट है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को पूरी ग्लूकोज की वैल्यू नहीं मात्रा नहीं पहुंच पाती, उस वजह से सडन आईयूडी, सडन स्टिल बर्थ, बच्चा गर्भ में खत्म हो जाता है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स कॉमनली देखी जाती हैं जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 30 ਰੁਪਏ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ मतलब कि ਲੈਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ जी, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में ओपीडी सर्विसेज से लेके लेबोरेटरी सर्विसेज से लेके छोटे और बड़े ऑपरेशन तक के रेट जो बाकी शहर में बाकी अस्पतालों के रेट के मुकाबले काफ़ी घट हैं जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੇਲ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ उसके स्पर्मा पर असर पड़ता हो? यस, बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पंजाब की बेल्ट में तो नशे की वजह से जो शुक्राणु का काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। हम बहुत बार देखते हैं बांझपन इतना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कह लो, चाहे वो इस नशे की बीमारी की वजह से, क्योंकि देखिए बांझपन के बड़े कारण होते हैं, महिला में कुछ कारण हैं और उसके हस्बैंड में भी कुछ कारण है। तो दोनों की जब हम जांच कराते हैं तो हमने ये बहुत कॉमनली, बहुत आम तौर पर देखा है कि हस्बैंड की वीर्य की जांच की रिपोर्ट में शुक्राणु की काउंट, शुक्राणु का काउंट, शुक्राणु की सीमन की क्वालिटी, क्वांटिटी, बड़े सारे पैरामीटर्स, बड़े सारे जो चीजें हम देखते हैं शुक्राणु की रिपोर्ट में वो असर हुए होते हैं। डॉक्टर साहब मान लीजिए एक रिपोर्ट जो स्पर्म रिपोर्ट है, स्पर्म रिपोर्ट नील आ गई है, उसका कोई इलाज है भी नील तो अगे फर्टाइल होना अगे बन? हाँ जी बिल्कुल, स्पर्म रिपोर्ट नील, सबसे पहले तो देखिए हम ये कहते हैं कि अच्छे लैब से सीमन की जांच कराना बड़ा आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका एक रिपोर्ट में सीमन काउंट नील आया है, एक सीमन की रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 0 आया है, नील आया है, तो हम हमेशा एक रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते, हम कहते हैं एक और अच्छे लैब से रिपोर्ट कराओ और वो दिखाओ। अगर उस पर भी नील आता है फिर हम आगे हम जांच करते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट नील आना 2 कारण हो सकता है, या तो यह है कि गोलियों में स्पर्म बन ही नहीं रहा, या फिर यह है कि गोलियों में स्पर्म बन रहा है लेकिन नसों में, नाड़ियों में कहीं रुकावट है तो वो स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा। तो दोनों के कारण भी अलग अलग होते हैं और कभी कभी हमें गोलियों में से बायोप्सी लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ये देखने के लिए कि अगर गोलियों में स्पर्म बन रहा है लेकिन नाड़ियों में रुकावट है तो हम IVF की प्रतिक्रिया से कपल को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। जी। बच्चा पैदा करने के लिए भी जो मोटाइल स्पर्म है उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? देखिए मोटाइल मोटिलिटी ग्रेडेड होती है, ग्रेड A मोटिलिटी, ग्रेड B, C और D। जो ग्रेड A मोटिलिटी स्पर्म्स की होती है वही उन्हीं में पावर होती है प्रेगनेंसी ठहराने की। तो जो ग्रेड A मोटिलिटी है कम से कम मिनिमम 50 से 60% से ऊपर होनी चाहिए गुड काउंट कहने के लिए। जी। सो साथियों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो YouTube चैनल जगतार सिंह सिद्धू। अजे डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ? देखिए मैं यही कहूँगी, आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमारे रहन सहन का स्टाइल ऐसा हो गया, हम ज़्यादा गैजेट्स में हैं, हम जो बचपन में हमने जो हरकतें की हुई हैं हमारे बच्चे नहीं करते। हम कम्युनिटी प्लेइंग हो गया, बाहर खेलने जाना, आजकल हम अपने बच्चों में बिल्कुल भी नहीं देखते। बच्चे स्कूल से घर आते हैं, अपना स्क्रीन पर लग जाते हैं, होमवर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर होमवर्क करना और स्कूल का कार्य करना जितना वो ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपको हेल्थ की तरफ ध्यान रखना है।
हम यहाँ पर कितनी लड़कियां देखते हैं जिनको पीरियड सही टाइम पर नहीं आ रहे, या मोटापा है बच्चों में, शुरू से ही मोटापा ज्यादा है। तो नंबर 1 मेरा ये सुझाव रहेगा कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना बड़ा जरूरी है। उस एक्टिव लाइफस्टाइल में खान पान की तरफ ध्यान देना और फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना, ये 2 चीजें हमें बच्चों में शुरू से ही एडवाइस करनी चाहिए, ताकि आगे भी जाके उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि ये चीज हम एक्टिव लाइफस्टाइल शुरू में रखेंगे तो यही बच्चा सारा टाइम आगे अपनी लाइफ में अपनाएगा। तो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए 1 घंटे का प्ले, रोज का खेलना, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, चाहे बच्चा सिंपल सैर करे या अपना उछल कूद की, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इस तरह की एक्सरसाइज करे तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, खाने पीने में तली हुई चीजें, फास्ट फूड, नूडल्स, चिप्स, बर्गर, ठीक है बच्चे हैं, हफ्ते में आप बच्चों का 1 दिन सेट करो, शनिवार या एतवार का, जब आप बाहर का खाना पीना अलाउड है। बट बच्चों को ये नहीं होना चाहिए कि रोज ही बच्चे कुछ जंक फूड खा रहे हैं। तो जंक फूड ईटिंग शुड बी मिनिमाइज्ड, कंट्रोल करनी चाहिए और अपना एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रखना चाहिए। और हाँ, बच्चों को अगर ये मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर लड़कियों को कोई महीनावारी की प्रॉब्लम आ रही है शुरू में, जैसे 12-13 साल की उम्र पर डेट शुरू हुई, अगर बच्चों को महीनावारी लेट आती है तो हिचकिचाएं नहीं, आप डॉक्टर के पास आएं, आप हमारे पास आएं। हमारे पास बकायदा हम पीसीओडी क्लिनिक्स चलाते हैं जिसमें कि हम ये सुझाव देते हैं कि इस चीज को किस तरह से ठीक किया जाए। क्योंकि अगर ये चीज हम शुरू में नहीं इसको कंट्रोल करेंगे तो बच्चे को, लड़की को शादी के बाद बच्चा ठहरने में और बड़ी और कॉम्प्लिकेशंस भी फिर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है भी मुंडा होवे ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ XY ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ। नहीं, डेफिनेटली अगर आप जेनेटिक्स पे जाओ तो एक्स और वाई जो क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम मेल से ही, मेल पार्टनर से ही आता है। लेकिन मेरा एक ये सुझाव रहेगा, देखिए आज की डेट में 1 या 2 बच्चे से ज्यादा परिवार में हम कहते नहीं, लोग करते हैं। बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों बराबर हैं। मेरे हिसाब से 1 या 2 बच्चे के आगे सिर्फ इस चाह से कि लड़का हो, प्रेगनेंसी और आगे नहीं लेनी चाहिए। और मैं मेरा ये मानना है कि बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको अच्छे से पढ़ाओ, बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, जो कि बड़ा ज्यादा जरूरी है आपके परिवार के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए। तो लड़का लड़की में अंतर ये खत्म हो जाना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि घर परिवार में कहीं भी ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि लड़का तेरी वजह से हुआ या लड़की तेरी वजह से हुई। तो ये चीज हमें हटा देनी चाहिए। अभी कल ही हम इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करके हटे हैं। तो मेरा ये मैसेज मैं जरूर आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगी कि 1 या 2 बच्चे से ज्यादा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत वधिया गल है, ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾਡਰਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।